सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक एमसीक्यू का पहला सेट नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और आज हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास का दूसरा सेट यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोगों की जो तैयारी चल रही होगी, तो यहाँ पर 70 सवाल है और 70 सवालों में से आप लोगों को कितने जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास से यहाँ पर एमसीक्यू बनाए गए हैं आप लोगों के लिए। तो कुड़िंद राजवंश का शासनकाल क्या था? तो कुड़िंद राजवंश का शासनकाल क्या था? तो कुड़िंद राजवंश का शासनकाल था 200 ईसा पूर्व से लेकर तीसरी और चौथी शताब्दी ईस्वी तक। कुड़िंद राजवंश का शासन था 200 ईसा पूर्व से लेकर तीसरी और चौथी शताब्दी तक। अशोक का कालसी शिलालेख किस क्षेत्र को अपरांत कहता है? तो अशोक का कालसी शिलालेख किस क्षेत्र को अपरांत कहता है? तो अशोक का जो कालसी शिलालेख था, जो देहरादून में मिला है टोंस और यमुना नदी के संगम की तरफ, तो उसमें किस क्षेत्र को अपरांत कहा गया? तो उत्तराखंड को अपरांत कहा गया है। कालसी शिलालेख में यहाँ के लोगों को क्या कहा गया है? तो कालसी शिलालेख किसका है? अशोक का है। कब मिला था? 257 ईसा पूर्व में। कहाँ मिला था? देहरादून में। तो यहाँ के लोग यानी कि उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको क्या कहा था? पुलिंद उनको कहा था। तो सही जवाब ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। कुड़िंदों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो कुड़िंदों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी? कालकोट थी। कालकोट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कुड़िंदों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुड़िंदों का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो अमोघभूति था। अमोघभूति कुड़िंदों का सबसे शक्तिशाली शासक था। अमोघभूति की मुद्राओं पर किसका अंकन है? तो अमोघभूति की जो मुद्राएं थी उन पर किसका अंकन है? देवी और मृग का अंकन किसकी यहाँ पर मुद्राओं पर था? तो अमोघभूति की मुद्राओं पर देवी और मृग का अंकन था। किस यूनानी लेखक ने कुड़िंदों को कुलेंद्रिय नाम दिया है? तो किस यूनानी लेखक ने कुड़िंदों को कुलेंद्रिय या फिर कुड़िंदस्य नाम दिया है? तो ये नाम दिया है टॉलमी ने। उत्तराखंड में अनेक सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियों के साक्ष्य किस राजवंश के शासन की पुष्टि करते हैं? तो देखो, उत्तराखंड में अनेक सूर्य मंदिर मिले हैं और सूर्य मूर्तियां मिली हैं, तो ये किस राजवंश का यहाँ पर बताती है, जानकारी देती है कि यहाँ पर इन्होंने शासन किया? तो वो थे शक वंश के। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट दे सकते हो, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल यहाँ पर करा सकें। अल्मोड़ा का प्रसिद्ध कटारमल जो सूर्य मंदिर है किस शासनकाल से संबंधित है? तो अल्मोड़ा का जो प्रसिद्ध कटारमल सूर्य मंदिर है तो किस शासन से? तो सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियाँ जो मिली है तो किसके शासनकाल में मिली है? शक। तो यहाँ पर सीधा सा जवाब क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा का जो प्रसिद्ध कटारमल सूर्य मंदिर है किस शासनकाल से संबंधित होगा? शक से होगा। कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है। किस शासक ने पूरे भारत में शक संवत का प्रचलन किया था? तो वो शासक कौन था जिसने पूरे भारत में शक संवत का प्रचलन किया था? तो वो कौन था? कनिष्क ने पूरे भारत में शक संवत का प्रचलन किया था। कुषाणों का जो प्रमुख नगर था गोविशाण, जो कि वर्तमान में इसे काशीपुर कहा जाता है, किस इतिहासकार ने बताया? तो हमें ये जानकारी किसने दी है कि कुषाणों का प्रमुख नगर गोविशाण था? तो ये जानकारी हमको दी है कांति प्रसाद नौटियाल जी ने। विकासनगर देहरादून में बड़वाला यज्ञ वेदिका निर्माण किसने कराया था? तो देखो, जो बड़वाला यज्ञ वेदिका है ये कहाँ पर है? विकासनगर। विकासनगर किसके अंतर्गत आता है? देहरादून। तो बड़वाला यज्ञ वेदिका विकासनगर देहरादून में। और ये इसका जो निर्माण है किसने कराया था? तो सीलवर्मन ने बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। किरातपुर राज्य यानी कि जिसको कृतपुर राज्य भी कहते हैं, तो किरातपुर या फिर कृतपुर राज्य का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो किरातपुर या फिर कृतपुर राज्य का उल्लेख मिलता है हमको प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति से हमें किसकी जानकारी मिलती है? कृतपुर राज्य या फिर किरातपुर राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में। अब प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी थी? ये सभी को वैसे मैंने कई बार बताया। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना करता है कौन? हरिसेन। हरिसेन करता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना। किस राजवंश ने 5वीं शताब्दी में किरातपुर या फिर कृतपुर राज्य को समाप्त कर दिया था? तो 5वीं शताब्दी में किसने करा था किरातपुर राज्य को समाप्त? तो किसने करा था? कौन आए थे 5वीं शताब्दी में? यहाँ पर आए थे नागवंश। तो नागवंश ने किरातपुर राज्य को, जो यहाँ पर किरातपुर राज्य था उसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था नागवंश ने। फिर 6वीं शताब्दी में नागों की सत्ता किसने समाप्त करी थी? तो 6वीं शताब्दी में नागों की जो सत्ता समाप्त करी थी वो करी थी किसने? मौर्यों ने
छठी शताब्दी में नागों की सत्ता उत्तराखंड में समाप्त कर दी थी और फिर इन्होंने मौर्यों ने यहाँ पर राज किया था। अब हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखी? हर्षचरित लिखी थी बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था उत्तराखंड को हर्षवर्धन के समय में? ब्रह्मपुर नाम से। चीनी यात्री वेनशांग ने ब्रह्मपुर को कितना फैला हुआ बताया था? तो चीनी यात्री ने ब्रह्मपुर को 20 ली या फिर कहीं कहीं पर 6000 ली भी देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना। तो चीनी यात्री वेनसांग ने ब्रह्मपुर को कितना फैला हुआ बताइए? 20 ली या फिर 6000 ली, इन दोनों में से एक यहाँ पर होगा। तो एक बार आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग सोर्सों में अलग अलग जानकारी मिलती है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन है? तो उत्तराखंड का यहाँ पर प्रथम ऐतिहासिक राजवंश पूछा गया है, तो कार्तिकेयपुर क्या था? उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। कार्तिकीय राजवंश की स्थापना कब हुई है? तो अलग अलग सोर्सों में अलग अलग जानकारी मिलती है, लेकिन मुख्य तौर पर जो मानी जाती है तो 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना मानी जाती है। कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ पर थी? जोशीमठ में कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं कौन? बसंत देव। कहीं कहीं पर वासुदेव भी इनके संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन वो गलत जवाब होगा। कार्तिकेय राजवंश के संस्थापक कौन है? बसंत देव कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक हैं। किस शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी? तो कौन सा वो शासक था जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी? तो वो किसने करी थी? बसंत देव ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कार्तिकेयपुर राजवंश का कौन सा शासक शत्रुहंता के नाम से जाना जाता था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का वो कौन सा शासक था जो शत्रुहंता के नाम से जाना जाता था? तो निम्बरदेव को शत्रुहंता के नाम से ये जाना जाता था। तो निम्बरदेव को शत्रुहंता के नाम से जाना जाता है। किस शासक ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करा था? तो वो कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? तो वो कौन था? इष्ट गणदेव ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। बाकी निम्बरदेव के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको शत्रुहंता के नाम से जाना जाता था। अब किस शासक को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कली कलंक पंख में धरती के उद्धार के लिए वरावतार बताया गया? तो किस शासक को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कली कलंक में धरती के उद्धार के लिए वरावतार बताया गया? तो ललित शूरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कली कलंक पंख में धरती के उद्धार के लिए वरावतार बताया गया। बैजनाथ मंदिर के निर्माण में किस शासक ने सहयोग किया? तो बैजनाथ मंदिर के निर्माण में जो सबसे ज़्यादा सहयोग दिया तो वो दिया है भूदेव ने। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल को उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश को जो इनका शासनकाल था तो उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है। किस राजवंश के शासनकाल में शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन हुआ था? तो किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में ही शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन हुआ था। शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपना देहांत किस यानी कि देह त्याग किस वर्ष की थी? तो यहाँ शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने देह त्याग 820 ईस्वी में की थी। कुड़िंदों के शासन का पतन किस कारण हुआ था? तो कुड़िंदों ने जब यहाँ पर शासन किया था तो इनका जो पतन होता है तो अमोघभूति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कोई भी शासक यहाँ पर इतना ताकतवर नहीं था, जिसके बाद यहाँ पर क्या होता है कुड़िंदों का जो शासन होता है लगभग यहाँ पर समाप्त हो जाता है। किस काल में कुड़िंदों का मैदानी क्षेत्र पर से नियंत्रण समाप्त हुआ है? तो देखो कुड़िंदों का शासन एकदम से नहीं सिमटता है, पहले मैदानी क्षेत्र से यहाँ पर ये खत्म होते हैं और फिर पहाड़ी क्षेत्रों में ये अपना शासन करते हैं, लेकिन फिर बाद में ये पहाड़ी क्षेत्र से भी ये खत्म हो जाते हैं। तो किस काल में कुड़िंदों का मैदानी क्षेत्रों पर से नियंत्रण समाप्त हुआ था? तो देखो जब शकों ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो शकों के आक्रमण के बाद जो इनका मैदानी क्षेत्र था कुड़िंदों का वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कुषाणों ने उत्तराखंड के किस क्षेत्र पर अधिकार किया? तो कुषाणों ने उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र था, तराई क्षेत्र में आप लोगों ने गोविषाण का नाम सुना होगा, जिसको वर्तमान में काशीपुर भी कहते हैं। तो कुषाणों ने उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में क्या करा था? अधिकार किया था। गोविषाण, मूढ़ध्वज और वीरभद्र किस काल के प्रमुख नगर थे? तो गोविषाण, मूढ़ध्वज और वीरभद्र जो है ये कुषाण काल के प्रमुख नगर थे। गोविषाण, मूढ़ध्वज और वीरभद्र। योद्धे किस वंश के समकालीन थे? तो जो योद्धे थे ये भी कुषाण वंश के समकालीन थे। तो योद्धे किस वंश के समकालीन थे? तो योद्धे थे कुषाण वंश के समकालीन। और योद्धे का शासन किस क्षेत्र में था? तो योद्धे का जो शासन था वो था देहरादून और पौड़ी के क्षेत्र में योद्धे का शासन हुआ करता था, देहरादून और पौड़ी के क्षेत्र में। किरातपुर राज्य का अधिकार क्षेत्र क्या था? किरातपुर यानी कि कृतपुर। तो कृतपुर राज्य का जो अधिकार क्षेत्र था वो उत्तराखंड था, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का उत्तरी भाग किसके अधिकार में था? किरातपुर
ये राज्य का क्षेत्र था। ठीक है, कीर्तपुर राज्य का ये अधिकार क्षेत्र था, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का उत्तरी भाग। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार किरातपुर राज्य यानी कि कीर्तपुर राज्य गुप्त साम्राज्य की किस सीमा पर स्थित था? तो ये किस सीमा पर स्थित था? ये था उत्तरी सीमा पर। तो जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है जिससे हमें जानकारी मिलती है कीर्तपुर राज्य की, तो ये गुप्त साम्राज्य की किस सीमा पर स्थित था? कीर्तपुर राज्य ये उत्तरी सीमा पर स्थित था। कन्नौज में मौखरी वंश की स्थापना किसने करी थी? तो देखो कन्नौज में मौखरी वंश की जो स्थापना करता है वो कौन करता है? हरिवर्मा कन्नौज में मौखरी वंश स्थापना करता है। और जो मौखरी वंश होता है तो ये 6वीं शताब्दी में क्या करता है? नागों को उत्तराखंड से भगा देता है और फिर मौखरी वंश का शासन उत्तराखंड में शुरू हो जाता है 6वीं शताब्दी में। हर्षवर्धन ने किस मौखरी शासक की हत्या की थी? तो हर्षवर्धन ने एक मौखरी शासक की हत्या करी थी, उसका नाम था ग्रहवर्मा। तो ग्रहवर्मा की हत्या किसने करी? हर्षवर्धन ने। पीछे से भी एरोप्लेन जा रहा है तो ये आवाज़ यहाँ पे डिस्टर्बेंस कर सकता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा। तब तक मैं पानी भी यहाँ पर पी लेता हूँ। अब देखिए, हर्षवर्धन के बाद उत्तराखंड में किस तरह की राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई थी? तो हर्षवर्धन के बाद उत्तराखंड में विकेंद्रीकरण की राजधानी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उत्तराखंड में विकेंद्रीकरण की राजनीति यहाँ पर इसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कार्तिकेयपुर राजवंश का शासनकाल लगभग कितने वर्षों का तक रहा? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का जो शासनकाल था लगभग 300 वर्षों तक था। कार्तिकेयपुर राजवंश की बाद की राजधानी कहाँ थी? तो देखो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो पहली राजधानी थी जोशीमठ थी, और जो बाद की इनकी राजधानी थी वो बैजनाथ में थी। ये कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में। जोशीमठ आपका चमोली की तरफ पड़ता है। किस लेख से बसंत देव को कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक माना जाता है? तो देखो कार्तिकेयपुर राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक था बसंत देव था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पांडुकेश्वर यहाँ पर बागेश्वर लेक से यहाँ पर जानकारी। इसको आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। तो बसंत देव की जो जानकारी मिलती है पांडुकेश्वर से मिलती है या फिर बागेश्वर लेक, तो इन दोनों में आप लोग यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना। तो बसंत देव को कार्तिकेयपुर राजवंश का जो संस्थापक माना जाता है बागेश्वर लेक के द्वारा माना जाता है। तो एक बार आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और बसंत देव ने किस मंदिर को स्वर्ण दान दिया था? तो देखो बसंत जो देव था तो इसने किस मंदिर को स्वर्ण दान दिया था? तो इसने दिया था जो बानेश्वर मंदिर था, इसको क्या दिया था? स्वर्ण दान दिया था। किसने? बसंत देव, जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था बसंत देव, तो इसने बानेश्वर जो मंदिर था इसको स्वर्ण दान दिया था। और खरपड़देव किस राजवंश का परिवार था? तो खरपड़देव भी किस राजवंश का परिवार था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का ये परिवार था। निम्बर वंश का सर्वाधिक उल्लेख किसमें मिलता है? तो निम्बर वंश भी किस राजवंश का परिवार था? तो ये भी कार्तिकेयपुर का था। और निम्बर वंश का जो सर्वाधिक उल्लेख मिलता है तो ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में निम्बर वंश का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। निम्बरदेव के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसको क्या कहते हैं अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो निम्बर वंश का जो सर्वाधिक उल्लेख मिलता है कहाँ पर मिलता है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में निम्बर वंश का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। कार्तिकेयपुर राजवंशों के शासकों के देवता कौन थे? तो कार्तिकेयपुर राजवंश जो थे उनके शासकों के जो देवता थे वो कार्तिकेय थे, भगवान कार्तिकेय। कौन से इतिहासकार कार्तिकेय राजाओं को कुड़िंदों का वंशज मानते? तो वो कौन से इतिहासकार है जो कार्तिकेयपुर राजाओं को कुड़िंदों का वंशज मानते? तो लक्ष्मीदत्त जोशी जी क्या करते हैं? ये कार्तिकेयपुर राजाओं को कुड़िंदों का क्या मानते? वंशज मानते हैं। शंकराचार्य ने भारत में कितने मठों की स्थापना करी? तो भारत में शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना करी और उत्तराखंड में 1 मठ की स्थापना करी थी। तो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित उत्तराखंड का मठ कौन सा था? तो उत्तराखंड में जो उन्होंने मठ स्थापना करी थी उसका नाम था ज्योतिर्मठ। बाकी 3 और मठ कौन कौन से? इनके श्रृंगेरी मठ, द्वारका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ इनके द्वारा स्थापित मठ है। कौन सा राजवंश कुषाणों के समकालीन था और उनकी मुद्राओं के साक्ष्य भी मिले? तो कौन सा वो राजवंश था जो कुषाणों के समकालीन था और उनकी मुद्राओं के भी साक्ष्य मिले? तो वो थे योद्धे, जो देहरादून और पौड़ी में शासन कर रहे थे। कुड़िंदों की मुद्राओं पर कौन सा लेख लिखा है? तो कुड़िंदों की जो मुद्राएं थी तो उस पर जो लेख लिखा है राजानु कुड़िंद से अमोघ बोधि महाराजसा, ये लेख देखने को मिलता है जिसमें देवी और मृग की यहाँ पर चित्रण भी देखने को मिलता है। किस शासक ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? ये मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया। तो वो कौन था? ईस्ट गणदेव। तो इसने क्या किया था? समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। कौन से शासक ललित सूर्यदेव के पुत्र थे? तो ललित सूर्यदेव का जो पुत्र था वो भूदेव था, जिसने क्या किया था? जो मंदिर था उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अब कौन सा मंदिर था वो मैंने आपको पीछे बता दिया। किसने कहा था कि किरातपुर राज्य की स्थापना कुड़िंदों
ने ही की थी। तो देखो कई इतिहासकार ऐसे मानते हैं जो किरातपुर राज्य है इसकी स्थापना किसने करी थी? कुनिंदों ने ही करी थी। 5वीं शताब्दी में किरातपुर राज्य के पतन का कारण क्या था? तो 5वीं शताब्दी में जो नाग रहते हैं तो नागों का यहाँ पर आक्रमण होता है, तो फिर 5वीं शताब्दी में जो किरातपुर राज्य रहता है इसका पतन हो जाता है। कौन सी शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में। अब कन्नौज के जो मोखरी रहते तो उत्तराखंड में कब अधिकार किया? तो कन्नौज के मोखरियों ने 6वीं शताब्दी में अधिकार किया और इन्होंने किसको हराया? नागों को यहाँ पर से भगा दिया। अब बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित के शासक के बारे में जानकारी देती है। तो हर्षचरित की रचना किसने करी? बाणभट्ट ने करी। बाणभट्ट ने रचना करी और किसके बारे में करी है? ये हर्षवर्धन के बारे में करी है। हर्षवर्धन के बाद की राजनीतिक स्थिति को क्या कहा गया? तो हर्षवर्धन के बाद की जो राजनीतिक स्थिति है उसको क्या कहा गया? विकेंद्रीकरण। कौन सा काल उत्तराखंड का स्वर्ण काल माना जाता है? तो देखो जो कार्तिकेयपुर काल था वो उत्तराखंड का स्वर्ण काल माना जाता है। शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में किस मठ की स्थापना करी थी? तो शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में कौन से मठ की स्थापना करी थी? ज्योतिर्मठ की स्थापना करी थी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया। और बाकी 3 और मठ कौन से? श्रृंगेरी मठ, द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ। तो यहाँ पर इनके 3 और मठ है, यानी कि कुल मिलाकर 4 मठों की इन्होंने स्थापना करी थी पूरे भारत में। कार्तिकेयपुर राजवंश का तीसरा परिवार कौन सा था? तो कार्तिकेयपुर जो कार्तिकेयपुर राजवंश था तो इसका जो तीसरा परिवार था ये था सलोड आदित्य। तो पहला कौन सा था? खरपड़देव, दूसरा था निम्बर वंश और तीसरा था सलोड आदित्य वंश। तो सलोड आदित्य वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो देखो वैसे तो इस वंश की स्थापना करी थी सलोड आदित्य ने, लेकिन वास्तविक जो यहाँ पर लेखों में मिलती जानकारी उससे हमें जानकारी मिलती है इच्छड़देव के बारे में जानकारी मिलती है कि इच्छड़देव ने सलोड आदित्य वंश का यहाँ पर इसको संस्थापक माना गया है। पांडुकेशर ताम्रपत्र किस राजवंश से संबंधित है? तो पांडुकेशर जो ताम्रपत्र है ये कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित है। और बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को क्या मानते हैं? तो बद्रीदत्त जो पांडे हैं जो इतिहासकार है तो कार्तिकेयपुर राजाओं को ये सूर्यवंशी मानते हैं। बैजनाथ मंदिर की स्थापना कब हुई? तो बैजनाथ मंदिर की स्थापना हुई थी 1150 ईस्वी में और ललित सूर्यदेव का जो पुत्र था भूदेव तो उसने इस मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बैजनाथ मंदिर जो था 1150 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कुनिंदों के शासन की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो कुनिंदों के शासन की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? अशोककालीन कालसी जो शिलालेख है जो कहाँ से मिला है? देहरादून से। किस राजवंश ने उत्तराखंड में शक संवत का प्रचलन किया था? तो किस राजवंश ने करा था? तो ये वैसे शक संवत की जो प्रचलन शुरू हुआ था तो शकों ने यहाँ पर इसका प्रचलन शुरू करा था और बाद में जो कनिष्क था उसने यहाँ पे पूरे भारत में शक संवत का प्रसार कर दिया था। किस चीनी यात्री ने उत्तराखंड को पोली हिमो पोलो यानी कि ब्रह्मपुर कहा था? तो उत्तराखंड को पोली हिमो पोलो किसने कहा था? ये जो चीनी यात्री था कौन था? हिमशांग जब आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में तो इसने क्या करा था? उत्तराखंड को पोली हिमो पोलो यानी कि ब्रह्मपुर कहा था। कौन सा कुषाणकालीन अभिलेख कोटद्वार के पास स्थित है? तो कुषाणकालीन जो अभिलेख मिला है कोटद्वार के पास स्थित है वो मोरध्वज कोटद्वार के पास स्थित है। तो वो कौन सा था? मोरध्वज। ठीक है, मोरध्वज किसका पुराना नाम है? कोटद्वार का। तो कुषाणकालीन अभिलेख जो कोटद्वार के पास स्थित है वो मोरध्वज है और कोटद्वार का पुराना नाम मोरध्वज है। कार्तिकेयपुर राजवंश का शासन समाप्त होने पर उत्तराखंड में कौन सा समय आ गया? तो देखो जब कार्तिकेयपुर राजवंश का यहाँ पर शासन समाप्त हो जाता है उत्तराखंड पर क्या आ गया था? अंधकार का यहाँ पर समय आ चुका था। राजाओं कुनिंदस्य अमोघभूति महाराजस के शासक की मुद्रा पर अंकित था। तो ये कुनिंद जो राजा था अमोघभूति जो सबसे प्रतापी राजा था कुनिंद वंश का तो इसकी ये यहाँ पर जो ये मुद्रा थी उन पर यह अंकित था। और किस शासक ने बानेश्वर मंदिर को स्वर्णदान किया था? तो बानेश्वर मंदिर को स्वर्णदान किसने करा था? बसंत देव जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था तो इसने बानेश्वर मंदिर को स्वर्णदान किया था। तो ये आपके 70 प्रश्न यहाँ पर 70 या फिर 75 प्रश्न यहाँ पर हो चुके। तो आपको यहाँ पर कितने के सही जवाब पता थे कमेंट बताना। बाकी फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर लीजिए ताकि आगे आप लोगों के लिए ऐसी मदद मिलती रहे।